हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे मॉक टेस्ट पेपर यानी एमटीपी नंबर 2। आपको पता है आईसीएआई आपके चारों पेपर के सीए फाउंडेशन के एमटीपी निकालता है और एमटीपी 2 निकालने हैं। तो जून में जो पेपर देने वाले हैं ना, वो बच्चे इस पेपर को बहुत सतर्क होकर सावधानी से जरा ध्यान देना, क्योंकि एमटीपी में से किसी और सब्जेक्ट की गारंटी में लेता नहीं। इकोनॉमिक्स का एमटीपी 15 से 20% आपको मेन पेपर में दिखेगा, तो इसलिए यह करना जरूरी है। 100 एमसीक्यू है, 60 बिजनेस इकोनॉमिक्स से, 40 बीसीके से, और सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करा दूंगा। फिर बच्चा पूछेगा, सर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कराओगे इसके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे? दोस्तों, ये मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब सीरियस होते हुए चश्मा साइड में रख के और पढ़ाई को चालू रखते हैं। चलो जी, आपके सामने पहला क्वेश्चन शुरू में पेश कर देते हैं। आसानी से आगे बढ़ेंगे, देखते रहो बस तुम साथ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई? लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाय, देखो ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। कब? 1776 में। तब इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, तब इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। इन बातों को भी ध्यान रखना है साथ में, जो एक्स्ट्रा बातें बताई हैं। एडम स्मिथ के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। मैंने सीधा ही टिक कर दिया, क्योंकि बहुत लल्लू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, सीधा बहुत तुच्चा क्वेश्चन बोल दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और फिर आंसर भी बताऊंगा। ये तो हमेशा करना ही है मुझे आपको, लेकिन कोई दिक्कत डाउट परेशान नहीं है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों, स्टूडेंट्स के साथ मेरा जो कैडे लेवल का बॉन्ड बना हुआ है, वो मतलब मेरे अंदर इतना जुनून भर देता है कि आपकी सारी डिमांड की मैं सप्लाई करता हूं। बस ये प्यार बरकरार रखना। और फिर बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, इतना लिख के छोड़ दिया और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये नॉर्मेटिव साइंस है, या इंटरडिसिप्लिनरी है, या प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है, या ऑल ऑफ द अबव है। ये सब बताने से पहले आपको एक मुद्दा बताऊंगा। बच्चों को ज्यादातर डाउट रहता है, सर ये प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? प्रैग्मेटिक का मतलब है भाई प्रैक्टिकल। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, एनालिसिस को जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट जॉयल डीन ने 1951 में दिया था। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स तो प्रैक्टिकल हो गई, जब इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। बस इतना मान लो। फिर ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। अकाउंट्स की भी होती है, इकोनॉमिक्स की तो होती ही है, थोड़ी बहुत मैथ्स की भी होती है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की भी होती है, बिजनेस की भी होती है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, समझ रहे हो? तो ये भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव वाला तो बच्चों को जनरली क्लियर रहता ही है। ये तीनों इसके राइट आंसर है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताऊं? अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हो और आपको 3 ऑप्शन में से 2 पे कंफर्मेशन हो कि हां भाई दूसरे वाला भी ठीक है और तीसरे वाला भी ठीक है, जब 2 कंफर्म है ना, तो ऑल ऑफ द अबव को कर देना आंख बंद करके। तीसरे पे चाहे तुम्हें डाउट हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कंफर्म है तो ऑल ऑफ द अबव ही ठीक होगा, समझे? तो हम यहां पर फिर ऑल ऑफ द अबव को टिक कर रहे हैं। चौथे नंबर वाला हमारा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, धैर्यपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मजा आना चाहिए, यह मजा मैं सबको देना चाहता हूं। आप अपने दोस्तों को भी मतलब बता सकते हो कि हां भाई यहां पर एमटीपी नंबर 2 आ गया। आपने अगर सिर्फ एमटीपी नंबर 1 किया था तो आपकी थोड़ी सी तैयारी रह गई है, क्योंकि एमटीपी जो होते हैं ना, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए हो या ना हो। इको में इसकी बहुत वर्थ है, इसलिए किसी का भला करने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली बताना जरूर कि हां एमटीपी नंबर 2 भाई सबके सब कर लो। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3 द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, अब डेफिनेशन तो नहीं पूछी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, या व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इफ एनी, या हाउ टू प्रोड्यूस। कौन सी है? ये 3 है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे। यहां 4 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। एक व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और चौथे नंबर की ये लिखी सेकंड ऑप्शन।
लेकिन 3 है, ये तीनों तो है सेंट्रल प्रॉब्लम, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। दोस्तों इसको टिक करो, चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? 1948 में पब्लिश हुआ था। इसके लिए और ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दे की बात सुनो भाई, देखो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे वो भी आएंगे पेपर के अंदर, 2 से 3 कह रहा हूं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन हो गया या फिर कोई स्टेटमेंट हो गई, कोई कोट हो गई, पूछेगा कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने वो लाइन बोली थी, कौन से इकोनॉमिस्ट ने वो कॉन्सेप्ट दिया था, कौन से इकोनॉमिस्ट के नाम आ सकते हैं। स्पेशल वीडियो बना रखी है आपके लिए इकोनॉमिस्ट की, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको सीए वाला चैनल पे मिल जाएगी, नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट करके, समझ रहे हो, रिसेंट वीडियोस में से मिल जाएगी, 5-6 वीडियो के अंदर ही। चलो आगे बढ़ते हैं हम तो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या नहीं है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में रिस्क एनालिसिस होता है, बिल्कुल होता है। कैपिटल बजटिंग होती है, बिल्कुल होती है। अब ये 2 होती हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं है, तो 2 इज द राइट आंसर। अकाउंट्स में ही होता है ये, तो अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स की काफी हद तक नॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके वाले सब्जेक्ट में आपको मिल जाती है। जब आप बीसीके का लास्ट चैप्टर पढ़ते हो, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, तो बहुत सारी अकाउंट्स की नॉलेज वहां पर है, लॉ की नॉलेज वहां पर है, मैथ्स के भी कुछ वर्ड्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, अन्युइटी टाइप, है ना। तो है तो बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में नहीं होती। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमिन बाय। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फ्री मार्केट इकोनॉमी में किसके द्वारा डिटरमिन होती है? मतलब रिसोर्सेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या बनाना है, बेसिकली ये समझो कि क्या मुझे प्रोड्यूस करना है, ये कौन डिसाइड करता है? दुकान डिसाइड करती है या कस्टमर डिसाइड करता है? भाई जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना, वहां पर वो बनाया जाता है जो कस्टमर को चाहिए होता है, कस्टमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर ही यहां पर किंग होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन लिखा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कुछ ना बताते हुए मैं आपको सीधा आंसर पे लेके जाता हूं। अब वक्त आया है कि मैं आपको एक बात और बताऊं, क्योंकि देखो जो बच्चे सीरियस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे वो इतनी वीडियो देख के निकल चुके होंगे, जो बच्चे सीरियस लेवल पे पढ़ाई कर रहे होंगे वो पूरी वीडियो देखेंगे। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, आप अपनी वीडियो को पॉज करके गैस किया करो कि इसका आंसर है क्या, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना कि सभी बच्चों ने 100 में से कितने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व सही किए थे। आपको भी आइडिया होगा और मुझे भी मेरे बच्चों का आइडिया रहता है। फिर जिसके ज्यादा नंबर होंगे फिर उसके लिए भविष्य में मैं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा उसका रिप्लाई करके, लेकिन ईमानदारी आपको बरतनी होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप? 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन एग्जिबिट करता है? एग्जिबिट मतलब इंडिकेट करता है प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब पॉजिटिव रिलेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिवन गुड्स, नन ऑफ द अबव। भैया गिवन गुड्स इसका राइट आंसर है। गिवन गुड्स वो होती है जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। नॉर्मल बात पे सही आंसर होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि बाबू देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर एक गुड्स का पेयर होता है, गुड्स का पेयर जोड़ा होता है ना, जोड़े में होती है पेप्सी और कोक, चाय और कॉफी। यहां पर अकेली कॉमोडिटी की बात की है, इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा, समझे? तो और यहां पर वैसे खुद की बात की थी, खुद का ही प्राइस और खुद की डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो पेप्सी का प्राइस और कोक की डिमांड, किसी और का प्राइस और किसी और की डिमांड की बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल केस फॉर अ फर्म? केस एक्चुअली कॉस्ट बोल लो, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है फर्म के लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन, मंथली रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, वेजेस टू एम्प्लॉय। वेजेस टू एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। ये है, ये तीनों फिक्स्ड कॉस्ट हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी तुम्हारा प्रोडक्शन इनकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तुम प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। लेकिन तुम जितने ज्यादा एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे, उतने ज्यादा आपने एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी कर देंगे वो। ठीक है, जिस कॉस्ट का प्रोडक्शन से पॉजिटिव रिलेशन होता है उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जिस केस का मतलब जिस कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई रिश्ता नहीं होता
उस कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और बातें सुन लो, फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही जो खर्चा होता है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है एक्चुअली। वेरिएबल कॉस्ट दोनों में है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अलावा देखो नया नया कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे, राइट? ओके रिपोर्ट, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो जी। इफ अ फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट यहां लिखा 6 यूनिट ऑफ आउटपुट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 20 है, नोट कर लिया जी, न्यूमेरिकल है ये पता लग गया। व्हाट विल बी एएफसी एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, बोल रहा है ये एएफसी कितनी होगी 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। मैं क्या करूंगा, आउटपुट मान लो यहां 4 लिखा है यहां 6 लिखा है, एएफसी यहां 20 लिखी है, ऐसा मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया क्योंकि 4 पे यहां निकालनी है ना, यहां कितनी होगी। आप मेरी बात मानो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टीएफसी निकाल लेना। टीएफसी कैसे निकलता है, एएफसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ऐसे निकलता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? एक और बात सुन लो, क्योंकि एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू, इस वजह से। तो कर लिया हमने, चलो इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया। तो मैं टीएफसी निकालूंगा नीचे जो गिवन है, आउटपुट ये रहा, एएफसी ये रही, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 120। अब टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो खतरनाक बात है, तो 120 ऊपर भी लिखो, बार बार कांस्टेंट है। तो अब देखो इस वाले चुपचाप से ये वाला फॉर्मूला यूज करो, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, एएफसी निकाल लो टीएफसी अपॉन आउटपुट, तो टीएफसी 120 है बटे 4, 120 बटे 4 यहां क्या आएगा 30 आएगा, 120 बटे 4 करके देख लेना 30 ही आएगा। 30 का लिखा ऑप्शन में भाई, ये लिखा, सेकंड वाले को टिक करो। ओके रिपोर्ट, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, बोलो फिर जय हिंद जय सीए और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया भाई, क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर कंफ्यूज्ड, 3 फर्म है ये कंफ्यूज है विद द फॉर्मूला ऑफ डिफाइनिंग टीसी, टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले से कंफ्यूज है। फर्म क्या बंदे हैं, एक्स बोल रहा है ये फॉर्मूला है, वाई बोल रहा है ये फॉर्मूला है, जेड बोल रहा है ये फॉर्मूला है। तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन बंदा ठीक है। एक्स बोल रहा है टीसी का फॉर्मूला है टीवीसी प्लस टीएफसी, सही है भाई। फिर ये बोल रहा है टीसी का फॉर्मूला है एसी इंटू आउटपुट, एसी इंटू आउटपुट, ये भी सही है। फिर जेड और ये बोल रहा है ये है एमसी, अच्छा समीशन एमसी प्लस टीएफसी, देखो समीशन एमसी है ना, इसका मतलब होता है टीवीसी, और ये टीएफसी तो है ही, दोनों को प्लस कर रखा है, तो ये भी ठीक है, तीनों ठीक है, तीनों लौंडे ठीक है, ऑल ऑफ देम को ओके कर दो, चौथे वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। बस ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये पहले भी रिपीट हो रखा है पेपर के अंदर क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, इसके बारे में सतर्क रहना है। अगला, विच 2 कर्व आर इंटरसेक्ट एमसी कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट, एमसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कौन से 2 कर्व हैं जिनको एमसी कर्व उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, तो भैया वो एसी और एवीसी है, ये रहे हमारा ऑप्शन। कैसे देख लो, ये एसी कर्व है, एमसी इसको भी मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, ये एवीसी कर्व है, एमसी इसको भी मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। अब तुम बोलो एक साथ बना के दिखाओ, तो रंग देख लो, रंग का ढंग देख लो, ये एसी, चलो जी, ये एवीसी, चलो जी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये एमसी, एमसी एसी एवीसी, ये एक साथ भी बना के देख लिया, ये तीनों को भी काटता है। तो ये पहले वाला अपना आंसर है, कोई फालतू नहीं बोलेगा, बोलो जय हिंद जय सीए और आंसर ओके रिपोर्ट हमने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12, देयर विल बी डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ कार विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। कार और पेट्रोल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसमें एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां कहीं डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कार लिखा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह लिखा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो डिक्रीज होती है डिमांड तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, द कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम, कंज्यूमर सरप्लस किससे डिराइव होता है, बच्चे को पता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव होता है। और मेरी बात यहां सुन लेना, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हरमन गोसेन ने दिया था। हरमन गोसेन ने 2 लॉ दिए हैं, गोसेन का फर्स्ट लॉ यही है, गोसेन का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला, इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड कितनी होगी, नेगेटिव होगी, समझे। ये पॉजिटिव कब होती है, ये पॉजिटिव होती है नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड के केस में,
नॉर्मल गुड के केस में ही बोलते हैं, दो वैरायटी है, एक नेसेसिटी है, नेसेसिटीज बोल लो या नेसेसिटी बोल लो, या एक लग्जरी है। मैं बोल रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम EI, एक से ज्यादा लग्जरी, और इलास्टिसिटी ऑफ इनकम 0 से ज्यादा और एक के बीच में है तो वो नेसेसिटी है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव होती है इंफीरियर गुड्स के केस में, तो हमारा आंसर 3 ठीक है। 3 ऐसे लिखेंगे और साफ लिखूं, ये लो जी, ओके रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन सा है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टाइड डिमांड, टाइम पीरियड, तीनों के तीनों हैं। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जिस बच्चे ने पढ़े हैं ये तो उसको ही पता होगा। इसके अलावा और भी होते हैं, नंबर ऑफ यूज भी होता है, हैबिट भी होता है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी भी होता है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लेकिन 3 दिए हुए, जिस बच्चे को याद होंगे वो करेगा। 16वें में पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज। देखो जी, क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर आपका अगर 0 आया तो दोनों गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है। क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर अगर 0 से ज्यादा आया तो दोनों गुड्स पॉजिटिव मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर 0 से कम या नेगेटिव आया तो दोनों गुड्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी 2 गुड्स के बीच में निकाली जाती है, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव मिलेगी, तो 1 इज अवर राइट आंसर। इसके साथ चले जाएंगे। अगला, अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलेन, हिक्स एंड एलेन 2 इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने बताया कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड 2 रीजन की वजह से होता है, एक इनकम इफेक्ट, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो 1 इज द राइट आंसर। देखो, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने के रीजन या फिर लॉ ऑफ डिमांड के रीजन सेम है। उसमें से 2 रीजन तो ये हैं, और भी होते हैं, नंबर ऑफ यूजेस भी होते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है ना। आप यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी रीजन बना सकते हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को भी रीजन बना सकते हो, लेकिन हिक्स और एलन ने ये 2 रीजन दिए थे, इसलिए ये वाला आंसर सही है। अगला, द हैवी एडवांस ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। कैपिटल गुड्स का बहुत सारा हैवी एडवांस ऑर्डर आ गया। 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, जो सिचुएशन के साथ साथ चीजों को इंडिकेट करे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर होते हैं। और जो एडवांस में इंडिकेट कर दे कि क्या होने वाला है, वो लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। तो यहां पर अगर कैपिटल गुड्स का हैवी ऑर्डर आ गया है तो ये लीडिंग इंडिकेटर है। क्यों? हैवी ऑर्डर आया है तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारी कैपिटल गुड्स ऑर्डर हुई हैं, मतलब बहुत सारा सामान बनने वाला है, बहुत सारा प्रोडक्शन होने वाला है, पहले ही पता लग गया ना। तो भविष्य के बारे में जो बताए वो लीडिंग इंडिकेटर, जो प्रेजेंट के बारे में बताए वो कोइंसिडेंटल, जो पास्ट के बारे में बताए, यानी ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि हाँ ये हो गया, रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, ये ऐसे वाले इंडिकेटर होते हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। अगले पे मूव करते हैं। द कॉमनली अवेलेबल टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर। डिमांड फोरकास्टिंग की कॉमनली जो अवेलेबल टेक्निक होती है वो कौन सी है? बहुत सारी होती है। बायर्स का इंटेंशन का सर्वे कर सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही है। चौथे वाला ओके रिपोर्ट करेंगे। आप मुझे बताओगे कि इसी में ये कॉन्सेप्ट है डेल्फी। डेल्फी टेक्निक किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑलेफ हैमर ने दी थी ना, ये भी पेपर में आ सकता है। यूएसए की कंपनी थी, वहां से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, छोड़ दो उस बात को, कोई बात नहीं। डेल्फी टेक्निक किसका दूसरा नाम है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जो समझदार बच्चे हैं वही बता पाएंगे बस। अगला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड। अगर दोनों गुड्स का प्राइस फॉल हो गया तो बजट लाइन कैसे अफेक्ट होगी, पहले समझा देता हूं। देखो जी, बजट लाइन ऐसे होती है, ये रही बजट लाइन, ए और बी। अगर दोनों गुड्स का प्राइस फॉल हो गया, एक्स भी सस्ती हो गई, वाई भी सस्ती हो गई, तो आप दोनों गुड्स को ज्यादा खरीद सकते हो। एक्स को ज्यादा खरीद लोगे, वाई को भी ज्यादा खरीद लोगे, तो बजट लाइन नहीं ये वाली होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? ऑप्शन देखते हैं, कहीं लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट का? बजट लाइन विल शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, गलत है। नॉट शिफ्ट, ये भी गलत है। सो लॉन्ग एज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन
द न्यू बजट लाइन विल हैव सेम स्लोप। हां, ये राइटवर्ड शिफ्ट तो नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है, ये तो बहुत आसानी से पता लग जाता है, वो ऑप्शन होता तो बिल्कुल ही राइट होता। कहता है कि जिस हिसाब से प्राइस चेंज होगा स्लोप भी सेम रहेगा। हां, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, चाहे वो राइटवर्ड शिफ्ट हो चाहे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, उनका स्लोप सेम रहता है। तो यहां पर तीसरे वाला ठीक होगा भाई। बच्चे यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट का ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, वो भी ठीक होता, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं। दो लाइन, जब मैथ्स की लैंग्वेज बोल रहा हूं, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप सेम होता है। तो यहां पर चाहे दोनों का प्राइस इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, स्लोप तो सेम रहता ही। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक कर देंगे। अगले पे चलो। टू सप्लायर्स एंड मैनी बायर्स, मैनी है, मैनी बायर्स आर इन डैश मार्केट। ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर सिर्फ दो ही सप्लायर होते हैं? एक सप्लायर होता है मोनोपोली में, दो सप्लायर होते हैं डुओपोली में, तीन सप्लायर होते हैं ट्रायोपोली में। डुओपोली ट्रायोपोली सब ओलिगोपोली का पार्ट है। तो डुओपोली लिखा हुआ है, चुपचाप से ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ डैश। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, नन ऑफ दिस। देखो जी, खुद के पैसे पे उधार अगर बिजनेस में हम लगा रहे हैं खुद का पैसा, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, हम चार्ज करते नहीं है। हमें भी सैलरी लेनी चाहिए, हम सैलरी लेते नहीं है। तो खुद की सैलरी, खुद का इंटरेस्ट, खुद के घर में ही दुकान खोल ली तो घर को किराया देते नहीं है, मतलब उस अकाउंट पे किराया लेते नहीं है। तो ऐसे सभी खर्चे इंप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। तो खुद की कैपिटल पर इंटरेस्ट भी इंप्लिसिट कॉस्ट है, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो सेकंड वाला इज द राइट आंसर। अगला, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना क्या होता है? इनपुट को तुमने, रॉ मटेरियल को तुमने फिनिश्ड गुड में, पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी को तुमने चाय में कन्वर्ट कर दिया। तो चाय में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन है ना। तो ये सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, कॉस्ट नहीं है, दिस इज प्रोडक्शन। चौथे नंबर का ऑप्शन ठीक होगा, ये डेफिनेशन भी है। अगले पहुंचते हैं। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है तो डिमांड कर्व वैसा होता है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, कुछ ज्यादा टैटा पैपे करने की जरूरत नहीं है, यही है राइट चॉइस गाइस। अगर ऐसा होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होती है। सप्लाई में भी सेम होता है, ऐसा सप्लाई कर्व तो इंफिनिटी इलास्टिसिटी, ऐसा सप्लाई कर्व तो जीरो इलास्टिसिटी। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा कौन सा कर्व है जो फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होता? एमसी कर्व, टीसी कर्व, एसी कर्व, एएफसी कर्व। देखो एएफसी तो फिक्स कॉस्ट का ही छोटा भाई है, बच्चा मान लो। एएफसी होता है टीएफसी अपॉन आउटपुट। एसी क्या होता है? एसी टीसी से रिलेटेड है। टीसी के अंदर तो होता ही है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो जब इसके अंदर टीएफसी है तो इसके अंदर तो टीसी अपॉन आउटपुट लिखते हैं, ये भी टीएफसी से रिलेटेड हो गया। जो एमसी होता है ना, ये टीवीसी से रिलेटेड होता है, टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। इसका कोई लेन देन नहीं है, तो 1 इज द राइट आंसर। 1 का फिक्स कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/4 तुम्हारा पेपर हो गया, लगभग 23-24 मिनट में तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टू कर्व आर इंटरसेक्टेड बाय एमसी कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट। पहले भी बताया था, एसी या डीवीसी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके रिपोर्ट, आंसर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्लिसिट कॉस्ट। अभी बताया था इंप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल कौन सा है। इंप्लिसिट कॉस्ट आपको बताई थी ना, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। दिखते हैं क्या। इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न ऑन रिटेन अर्निंग यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंस एक्सपेंशन। देखो जी, एक फर्म की रिटेन अर्निंग क्या होती है? मान लो एक फर्म को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से वो टैक्स देगी सरकार को, दे दिया। अपने पार्टनर्स को या फिर अपने ओनर्स को वो प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी, बांट दिया। जो प्रॉफिट अब बच गया उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब उसको फर्म लोन पे देके इंटरेस्ट अर्न कर सकती है, लेकिन करती नहीं है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको हम इंप्लिसिट कॉस्ट काउंट करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके रिपोर्ट, यही सही है। तो फिर आगे पढ़ना क्या एग्जांपल। अगला, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा एआर कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात है। क्यों? क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है। ऐसा प्राइस डिमांड डिसाइड हुआ, इंडस्ट्री का कर्व है ये, यही लाइन एक्सेप्ट कर ली, यही एआर कर्व और डिमांड कर्व सेम बात है। प्राइस टेकर की वजह से होता है, फर्म इज प्राइस टेकर। बच्चों अगर समझ में ना आया हो ना आपको ये, तो ये याद होना चाहिए।
कि इस वजह से होता है। आगे, अंडर विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से अगर कंपेयर किया जाए तो डिमांड कर्व स्टीपर होगा। देखो, डिमांड कर्व और एआर कर्व दोनों सेम बात है, इस बात को समझ के चलना। तो अगर मैं बात करूं, ये डिमांड कर्व मोनोपोली का है तो इससे थोड़ा सा स्टीप होता है मोनोपोलिस्टिक का। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है डिमांड कर्व। क्यों? ये ज्यादा इलास्टिक है, ये मोनोपोली का है, ये कम इलास्टिक है। मोनोपोली की इलास्टिसिटी कम होती है ना, तो किसका ज्यादा अच्छा? थोड़ा फ्लैटर है, फ्लैटर स्टीपर ही है, स्टीपर खड़ा होता है, फ्लैटर लेटा होता है। तो मोनोपोली इज द राइट आंसर। हम 1 वाले को टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फर्म्स कोऑपरेटिव विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज अ फीचर ऑफ किसका? ऐसी सिचुएशन जहां पर दो फर्म एक दूसरे के साथ मिलकर अपना प्राइस भी डिसाइड कर लेती है कि भैया दोनों सामान बना रहे हैं तो प्राइस क्या रखेंगे, और कितना प्रोडक्शन करना है एक्चुअली वो भी डिसाइड कर लेती है। तो ऐसी फर्म होती है ओलिगोपोली में, और ओलिगोपोली में भी 2 वैरायटी होती है, कोलुसिव और नॉन कोलुसिव। तो कोलुसिव में होती है, इसको कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी बोलते हैं। चौथे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, कोलुसिव ओलिगोपोली। दिस इज द राइट आंसर। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला, कंज्यूमर गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर, कंज्यूमर को मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स कहां मिलती है? देखो जी, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक ही चीज होती है हर दुकान पे सेम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक देखो, जैसे नहाने के साबुन की मार्केट है तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मार्गो का अलग आ रहा है, लक्स का अलग आ रहा है, सिंथॉल का अलग आ रहा है, गोदरेज का अलग आ रहा है, पेयर्स का अलग आ रहा है, लाइफ बॉय का अलग आ रहा है, निरमा का अलग आ रहा है। सबके कलर, हाइट, वेट, साइज, शेप अलग अलग है। टीवी की मार्केट भी ले लो, मोबाइल फोन की मार्केट भी ले लो, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो चली है, समझ रहे हो? तो यहां पर वैरायटी मिल जाती है उसको कि क्या परचेज करना, क्या नहीं परचेज करना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अ फ्यू बिग सेलर, एक ऐसी मार्केट जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें होती है लेकिन कम होती हैं। कोल्ड ड्रिंक की मार्केट पूरी दुनिया में 2 ही दुकान है, पेप्सी की और कोका कोला की, पूरी दुनिया के लेवल पे। इंडिया में भी यही है, 2 ही हैं, बाकी छोटी मोटी जयंती, कैंपा कोला, ये छोटी मोटी है वो चल रही है, लेकिन बड़े लेवल पे कंपटीशन में तो यही है। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली या ओलिगोपोली। ये लाइन इनके बारे में बोली जाती है, जाइंट लेवल की होती है ये। तो इस बात को आपने समझना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, क्या बोल रहा है? सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस बहुत बार लिखा होता है, लॉ ऑफ डिमांड में भी होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी होता है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई में वर्ड यूज करते हैं ना, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। ग्रीक लैंग्वेज का एक फ्रेज है ये, यूरोपियन कंट्री है ग्रीस, उसकी लैंग्वेज का एक फ्रेज है, तो जिसको सेटेरिस पैरिबस बोलते हैं। और यहां पर उसके लाइन लिखी है, होल्डिंग सप्लाई कांस्टेंट गलत, होल्डिंग डिमांड कांस्टेंट गलत, प्राइस को कांस्टेंट गलत, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट इज द राइट आंसर। तो 4th वन इज राइट आंसर। इसको देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है, हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। शुरू में बताया था, जॉयल डीन ने 1951 में बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, वही वाली लिखी हुई है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं है? है भाई। हाँ, आगे क्या बोल रहा है? रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, रैशनल पर्सन मतलब चालाक बंदा, चालाक पर्सन तब तक एक्ट नहीं करता, तब तक रिएक्ट नहीं करता, कब तक? ये 4 ऑप्शन गिवन है। उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। द एक्शन मेक्स मनी फॉर द पर्सन, जब तक वो पैसा ना कमाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, तब तक जब तक उसका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, तब तक वो कुछ नहीं बोल रहा। जब ये लफड़ा यानी उसके फायदे कम होने शुरू हो जाएंगे और नुकसान बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तब वो कुछ बोलेगा। तो 3rd सिचुएशन इज द राइट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम? आपकी बुक के हिसाब से, गूगल मत करना, ठीक है? बुक का है ये, आईसीआई का थोड़ा इसमें अलग एग्जांपल है। तो आईसीआई के हिसाब से यूएसए कैपिटल है, यूके भी कैपिटलिस्टिक, जर्मनी भी कैपिटलिस्टिक। इंडिया कैपिटलिस्टिक सिस्टम नहीं है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यही पूछा था, नॉट ही बता दिया। ओके 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 यार, आगे मूव कर रहे हैं, स्पीड भी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता तुम्हारा।
लिखा है द इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू फैक्ट दैट अदर्स ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। भैया देखो, एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि दूसरे भी उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। ये हो गई देखा देखी, इसको मैं बोलता हूं भेड़ चाल, इसको बोलते हैं हम बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, तो 2 इज द राइट आंसर। अब बंदे बोलेंगे सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी तो आंसर इसका हो सकता था। भैया बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में अंतर है। मैं कह रहा हूं पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में देखो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको ढंग से समझाया है, मुझसे समझ लो। देखो, किसी दूसरे को देखकर अगर आप सामान खरीद रहे हो तो आपके ऊपर बैंड वैगन इफेक्ट आया है। अगर दूसरे तुम्हें डेमो दे देकर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं तब तुम उसको कॉपी कर रहे हो तो वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। यानी तुम्हें किसी ने बताया तो तुमने खरीदा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे घर में कोई बंदा डेमो देने आता है ना, ये चीज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, माइक्रोवेव ले लो, तब ले लेते हो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लेकिन तुमने वैसे ही देख लिया, ओ सबके पास आईफोन है मैं भी ले लेता हूं, दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब आपको क्लियर हो तो बता देना सबको कि इस तरीके से डिफरेंस होता है। आप ही करोगे अपने दोस्तों की हेल्प, और कौन करेगा। अगला क्वेश्चन, इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन एज, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली मैं इसको साफ लिखता हूं। ये आउटपुट कांस्टेंट ए की वैल्यू लेबर के ऊपर लिखा है ऐसे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, फिर ऊपर लिखा है 1 माइनस अल्फा। अल्फा लिख लो या इसको स्मॉल ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है जी। क्या लिखा है, द शेयर ऑफ लेबर इन टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के अंदर लेबर का शेयर क्या दिखाता है भैया, लेबर का शेयर ये लिखा हुआ ऊपर, कैपिटल का शेयर ये लिखा हुआ ऊपर, तो ए है, ए दिखा रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। 1 के साथ चले जाएंगे हम। ओके रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आने लग गया, ये भी बता दिया इन्होंने, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी देख लो। क्या बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो सप्लाई इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर सप्लाई इफेक्ट आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का सप्लाई से कोई ना कोई रिलेशन है भाई, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्म में होएगी तो फर्म का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। बात भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों लाइनें ठीक है। तो आपको ढूंढना होगा दोनों लाइनें ठीक कहां लिखी हैं। ये लिखा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहां भी लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए का मतलब पहली लाइन, आर का मतलब दूसरी लाइन। लेकिन क्या दूसरी वाली लाइन का पहली वाली लाइन से कोई रिश्ता है? हाँ बिल्कुल रिश्ता है भाई, ये रीजन है, उसका कारण है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बस यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां नॉट लिखा था इसलिए ये ठीक नहीं होगा। आप इसको डेप्थ में देख लेना एक बार, पॉज करके, आपके काम में जरूर आएगा। अगला पूछते हैं जी, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 लाइन है, गलत लाइन कौन सी है आपको ये बताना भैया। चलो जी, पहला किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ओलिगोपोलिस्टिक। हाँ जी, पॉल ए स्वीजी ने कॉन्सेप्ट दिया था किंग डिमांड कर्व का ओलिगोपोली में। इवन अ मोनोपोलिस्ट फर्म कैन इंकर लॉस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है शॉर्ट रन में। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म्स आर प्राइस टेकर इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती हैं? बिल्कुल होती हैं भाई, ये लाइन भी ठीक है। अगला, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस। क्या फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती भी है? घंटा नहीं करती, नहीं करती, सेम प्राइस होता है ना, तो इसलिए चौथे नंबर का ऑप्शन ठीक हो गया यहां पर। आगे बढ़ो जी। इन इकोनॉमिक्स जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, इकोनॉमिक्स में मार्केट की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होती है भाई? एरिया के बेसिस पर भी होती है, कितना बड़ा बिजनेस है उसकी वॉल्यूम के हिसाब से भी होती है, टाइम के हिसाब से भी होती है। तो यहां पर क्या ऑप्शन है? टाइम, ज्योग्राफिकल एरिया, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, तो सारे ठीक हो जाएंगे। चौथा। अगला क्वेश्चन, पीक इज डैश स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। बिजनेस साइकिल होती है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये पीक होता है, ये ट्रफ होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है। जो ट्रफ है इसको तुम डिप्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको तुम रिसेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पीक एक्सपेंशन के बाद पीक आता है, पहले आता है, बाद में आता है ना, तो लेटर स्टेज है, लेटर स्टेज, लेटर मतलब बाद में। कैसा लल्लू सा क्वेश्चन था, अर्लियर लेटर, ये पूछा हुआ है।
बाद की स्टेज है, दिस इज कॉल्ड पीक। आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर आर आल्सो कॉल्ड कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो प्रेजेंट को बताते हैं। मैंने बताया था लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर को कॉन्करेंट इंडिकेटर भी बोलते हैं, दूसरा नाम है कॉन्करेंट इंडिकेटर। दिस इज द राइट आंसर। चले जाएंगे, तो दूसरा नाम है, आसान क्वेश्चन है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड को जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को टाइड डिमांड भी बोलते हैं। डिराइव्ड मतलब जो किसी रीजन की वजह से डिराइव हुई हो। अब पेट्रोल की डिमांड क्यों करते हो? तुम्हारे पास कार है तभी तो पेट्रोल खरीद रहे हो, तो पेट्रोल की डिमांड डिराइव्ड डिमांड है। 1 इज द राइट आंसर। अगले पे पहुंचते हैं। द बजट लाइन का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व इज द अदर नेम ऑफ बजट लाइन। इसको इनकम लाइन और प्राइस लाइन भी बोलते हैं, एक और नाम इसका पता होना चाहिए आपको। अगला, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स डील इन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किस चीज में डील करता है बताओ? मैक्रो में या माइक्रो में? भैया माइक्रो में करता है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, सेंट्रल प्रॉब्लम को बोलते हैं ना, माइक्रो ही तो है। आगे, द प्रोडक्ट अंडर प्योर मोनोपोली इज, प्योर मोनोपोली के अंदर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है प्योर मोनोपोली में, वो कौन सा बेचा जाता है? अरे एक ही तो बेचा जाता है, वो होमोजीनियस ही होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एक ही तो सामान बेचा जाता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 48, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी चीज है, इसकी डिमांड फिर भी इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हम उसके यूजेस कट डाउन कर देते हैं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, संपूर्ण बैच में किया है, खैर वो तो ठीक है। तो इट इज एक्सपेंसिव नहीं, इट हैज ऑल्टरनेटिव यूज, यस इट हैज मेनी नंबर ऑफ यूजेस, दैट इज व्हाई। अगला, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन क्यों आती है? क्योंकि कीन्स बोलते हैं कि हमारी इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएशन है, उस वजह से टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी फ्लक्चुएशन आती है। यानी डिमांड के हिसाब से, लोगों की डिमांड बदलती है तो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बदलती है, ये कीन्स बोलते थे, ठीक है। तो यहां लिखा है बिकॉज फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, दिस इज द राइट आंसर। ऐसे पीगू अलग बोलते थे, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करते थे। शूम्पीटर हमेशा इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। कौन क्या बोलता है उसके ऊपर नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट की वीडियो बना रखी है, प्लीज वो जाके देख लेना, आपको मिल जाएगी। आगे, इन बिजनेस साइकिल पीक्स एंड ट्रफ्स आर कलेक्टिवली नोन एज, बिजनेस साइकिल में मान लो ऐसे क्या बना रहा हूं, ये बिजनेस साइकिल है, ये पीक है, ये ट्रफ है, ये पीक है, ये ट्रफ है, ये टर्निंग पॉइंट है, देखो टर्न हो रहे हैं ना, मुड़ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इनको। तो दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, 1 इज द राइट आंसर। ओके, कांग्रेचुलेशन गाइस, 50% आपका पेपर हो गया है। उम्मीद करता हूं जल्दी बढ़िया स्पीड में, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं तो उसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन्ड बाय स्वीजी मॉडल इज रिलेटेड टू विच मार्केट फॉर्म? स्वीजी मॉडल मतलब किंग डिमांड कर्व का मॉडल था भैया, मुड़ा हुआ डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी कौन से फॉर्म्स ऑफ मार्केट में थी? वो मोनोपोली में नहीं, ओलिगोपोली में, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। आगे पहुंचते हैं। सेक्युलर पीरियड किसको बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड जो बहुत लंबा समय होता है उसको बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड नहीं। वेरी लॉन्ग पीरियड, जी हां ये हो गया, लॉन्ग पीरियड में नहीं, बहुत लंबे टाइम को सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कार्टेल? कार्टेल का मतलब एक ग्रुप होता है जो मोनोपोली बना लेता है और ओलिगोपोली भी बनाता है। तो किसके बारे में ट्रू है कार्टेल की स्टेटमेंट? देयर आर फ्यू फर्म्स होती है, वही ग्रुप बनाती है, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ विच आर सिमिलर इन साइज, वो लगभग सेम साइज की होती है। और हां, अब रिलायंस के साथ कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी ग्रुप बना लेगी, बड़ी कंपनी साथ में मिलकर ग्रुप बनाती है, ठीक है। मोस्ट कार्टेल हैव ओनली सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं उसका सबसेट ही होती है, छोटा अंग होती है कार्टेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो चौथे नंबर का ऑप्शन टिक क्यों नहीं करते? कहां रुके हो भाई, क्यों परेशान होते हो? अगले क्वेश्चन में मूव कर, क्या ऐसे चलना है? चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन? फर्म के कॉस्ट फंक्शन का कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? मतलब कौन है जो फर्म के कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता? टैक्स करते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन ये भी करता है, द प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट, फर्म के प्राइस का आउटपुट, फर्म के आउटपुट का प्राइस ये नहीं करता। क्यों? अब प्राइस का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉस्ट का प्राइस से बहुत कुछ लेना देना है, समझ रहे हो? अगला,
कंफर्ट लाई बिटवीन, कंफर्ट मतलब कंफर्ट गुड्स किसके बीच में लाई करती है? क्या वो इंफीरियर और नेसेसिटीज के बीच में होती है, या लग्जरी और इंफीरियर, या नेसेसिटी और लग्जरी? जी हां, नेसेसिटी और लग्जरी इनके बीच में होती है। इनकम इलास्टिसिटी लग्जरी गुड्स की 1 से ज्यादा होती है, नेसेसरी गुड्स की 0 to 1 होती है, बस ध्यान रखना। अगला, इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन इज मिनिमल अंडर, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन कौन सी इकोनॉमी के अंदर कम से कम होती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, चाइना, रशिया में। यहां पर इनकम इनइक्वालिटी बेसिकली कम ही देखी जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर सोशलिज्म जो है वो थर्ड वाला, इसको योग के रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, मतलब बोल रहा है वर्टिकल सप्लाई कर्व ऐसा क्या बता रहा है कि इलास्टिसिटी कितनी है? इंफिनिटी, गलत, 0, जी हां 0, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। When the output of the firm increases in the short run, its average fixed cost कितनी होगी? यानी आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? भैया आउटपुट के बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा कम होती रहती है, ऐसा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है। डिटेल में यहां नहीं समझा रहा, मुझे पता है तुम एग्जाम की तैयारी करने बैठे हो, धड़ 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 धड़, आउटपुट बढ़ रहा है, बड़ 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 बड़, ये कम हो रही है, धड़ 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 धड़, ठीक है। तो क्या लिखा है? डिक्रीजेस, हाँ एएफसी डिक्रीज होती है, तो ये भी ओके रिपोर्ट हो गया। अगले पे चलते हैं, चलो जी। क्या लिखा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज डिफरेंट। मोनोपोली का क्वेश्चन है। अगर एक मोनोपोली की छोटी छोटी मार्केट बना रखी है खुद मोनोपोली ने, जैसे कि मान लो मेरा जलेबी बेचने की मोनोपोली है, तो मैं जेजे कॉलोनी में और कनाट प्लेस में 2 जगह जलेबी बेच रहा हूं, मेरी है दोनों दुकानें क्योंकि मोनोपोली है मेरी। तो मैं कनाट प्लेस जो कि थोड़ा हाई फाई इलाका है वहां पर महंगे रेट में बेच दूंगा, जेजे कॉलोनी जो कि थोड़ा ऐसा इलाका है तो वहां सस्ते रेट में बेच दूंगा, इस हिसाब से। अगला, जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो एमआर की वैल्यू क्या होती है? एमआर की वैल्यू 0 होगी। इलास्टिसिटी और एमआर का रिलेशन है, पढ़ रखा है, क्या रिलेशन होता है? देखो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, ये भी होता है, समझ रहे हो? आपके बुक में ऐसा भी लिखा, ऐसा नहीं लिखा लेकिन मैंने ऐसा बता दिया आपको। जब MR 0 होगा यहां पर तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? MR 0 हो गया तो यार इलास्टिसिटी 1 होगी यहां पर, तो ठीक है। हाँ, इसको नहीं करूंगा मैं। अब आपको पता लग गया, मतलब लिंक क्या बनाना है? आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होना चाहिए, आपको भी तो पता लगे नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपके सारे क्वेश्चन BC के ये बचे हुए हैं, ठीक है। ओके रिपोर्ट तरीके से आपने इसको देख लिया। चलो कमेंट सेक्शन की मजेदार छोड़ो, अगर कमेंट कर दोगे तो बढ़िया ही है, लेकिन आपको यहां पर एक बात बताता हूं। तुम्हारी बुक के अंदर फॉर्मूला लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR, AR या फिर प्राइस कुछ भी मान लो, 1 + 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस फॉर्मूले का भी आप हेल्प ले सकते हो। जो MTP दिया हुआ है ICI ने, उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी है, उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर 0 दिया हुआ है, तो वहां पर यह गलत है। अपने दोस्तों को भी बताओ ये आंसर तो गलत है, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये चीज तो आपके लिए मतलब मैंने फिल्टर कर दी है, फिल्टर करना चाहता था, बचाना नहीं चाहता था, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो देखो, इतना सब देखो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। अब आ जाओ जी BCK पे, 40 क्वेश्चन BCK के बचे हुए हैं, दिमाग लगा लेना, तो 61 से आ जाएगा BCK से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्या लिखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिराइव बाय रेशनैलिटी, रेशनैलिटी मतलब चालाकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालाकी से डिराइव होती है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से गाइड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसों से गाइड होती है, सीधी बात यही है। अब लिखा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स। क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटिमेंटल फोर्स से होती है? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल भी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या बोल रहा हूं मैं? ये आप मेरी बातों को समझो, इसमें सही और गलत नहीं बोल रखा, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी सही और गलत नहीं बोल रखा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड आउट जो सबसे गलत है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है ना भाई। तो ये चौथे वाला इनकरेक्ट है, इसके साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेशनल वाटर मिशन किस चीज से रिलेटेड है? भैया इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सबको पता है नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, कोई कानूनी केस थोड़ी है। आगे,
वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? आपको ईयर बताना है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये इनकॉर्पोरेशन का ईयर भी आपको पता होना चाहिए। तो इट इज 1942। बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हो। क्या लिखा है? एनकरेजिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यही गलत है, तो इसको ही ठीक कर देंगे। यार ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब रीजनल नहीं होता, इंटरनेशनल होता है। रीजनल मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कोऑपरेशन नहीं, इंटरनेशनल होता है ये, ठीक है ना। अगला कौन फंक्शन नहीं है आरबीआई का? आरबीआई का 4 में से एक फंक्शन नहीं है। नोट इश्यू करता है, बिल्कुल है। बैंकर है गवर्नमेंट का, बिल्कुल है। एडवांसिंग लोन टू द बिजनेस हाउस, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस हाउस को लोन नहीं देता ये, बैंकों को तो लोन दे देता है, बिजनेस हाउस को लोन नहीं देता। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चारों में से ये बतानी है आपको, ठीक है जी। और हम ऑप्शन उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ अ फर्म, है ये गड़बड़ी, यही गलत है। देखो ऑप्टिमम पॉइंट वो होता है जहां पर फर्म इक्विलिब्रियम अचीव करती है, एमआरएमसी बराबर होते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर एमआरएमसी नहीं टीआरटीसी बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ओके। ये एमआरएमसी का होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, दोनों अलग अलग हो गए। ऑप्टिमम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगले चलो। द कर्ता इन द जॉइंट इंदू फैमिली बिजनेस हैज, कर्ता जो होता है, जो हेड होता है जॉइंट इंदू फैमिली का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है या लिमिटेड लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कर्जे की पूरी अनलिमिटेड। तो लिमिटेड लायबिलिटी गलत ऑप्शन हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी राइट ऑप्शन हो गया। सेकंड वाले के साथ पहुंचो। अगला, इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना किस बात पे फायदा देता है आपको, क्या हेल्प देता है? प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तुम्हें कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाना हो, अपनी बिजनेस का, फर्म की पॉलिसी बनानी हो, उसके लिए कोई इनपुट देता है। इनपुट मतलब हेल्प देता है, बिल्कुल देता है। टर्निंग थ्रेट टू फर्म्स एडवांटेज, जो थ्रेट होती है, जो वार्निंग्स या प्रॉब्लम समस्या आनी होती है, इन्वायरमेंट की हेल्प से आप समझ जाते हो, उसको समझने के बाद आप उसको फर्म के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये फायदा भी है इन्वायरमेंट को समझने का। जब दोनों ही ठीक है तो ऑल ऑफ द अबव वाला ठीक होगा। लेकिन तीसरा ही पढ़ लेते हैं। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब एक्सपेक्ट करना होता है, उम्मीद। अपॉर्चुनिटीज एंड टेक ऑप्टिमल रेस्पॉन्सेस, अपॉर्चुनिटीज मतलब जो आपके पास फायदे की चीजें आने वाली हैं, उसको भी आइडिया लगा के उसका फायदा उठाना, सारे काम होते हैं। चौथे नंबर का ठीक हो गया जी, इसको ओके रिपोर्ट ठीक कर दो। अगले पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, एमएनसी कौन सी नहीं है ये बताना है। एचपी अमेरिका की है, नेस्ले, नेस्ले कहां की कंपनी है ये भी तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी इंडिया की है, आंध्रा, आंध्रा साइड, रेड्डी रेड्डी वहीं होते हैं ना, वहीं से। ये वाला सही है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है। नेस्ले बता देता हूं, वैसे मैं कमेंट की मजेदार से बचाना चाहता हूं, स्विट्जरलैंड की। ओके आगे। प्राइवेटाइजेशन में नॉट बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी प्राइवेटाइजेशन, इन चारों में से कौन सा संबंधित शब्द नहीं है प्राइवेटाइजेशन से? भाई डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट सब है। डेडिकेशन का मतलब कुछ नहीं है प्राइवेटाइजेशन से। इसके आगे चलते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेबी फंक्शन? सेबी, सेबी है ना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली है, तो कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है? भाई सेबी के लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है, जुडिशियल भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, ये आएगा। फिस्कल फंक्शन नहीं है कोई भी, तो थर्ड वाला इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक जीडीआर होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक अमेरिकन। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट सेकंड वाला सही आंसर है, बच्चा बच्चा जानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? फर्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? सेल्स इकोनॉमिक है, इंप्रूवमेंट इन द मार्केट शेयर इकोनॉमिक है, प्रॉफिट इकोनॉमिक है। मतलब पैसों से रिलेटेड तीनों ऑब्जेक्टिव है, तो तीनों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। तो लिखा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये पैसों वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब पैसों वाला ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो? थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपकी भी उम्मीद है कि इस टाइम पर जब तुम्हारा पेपर क्लोज होता है तो तुम्हें इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। आगे, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर? पेस्ट में ई का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वैसे तो क्या होता है, ऐसे पेस्टल होता है ना, ठीक है। ई का मतलब बताना है आपको, लेकिन उसने सिर्फ पेस्ट पूछा है, एलई पूछा ही नहीं। तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल या एजुकेशनल? पता है इकोनॉमिक,
अगला, भारतीय एयरटेल कंपनी का मिशन क्या है? भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। मिशन बताओ, मिशन क्या है? 4 लाइनें लिखी है, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। हाँ यही है, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। ठीक है, ये तो याद करना होता है। चैप्टर नंबर 3 बीसीके का बड़ा खतरनाक है ना। 34 कंपनियां पढ़नी है आपको, 24 इंडियन कंपनीज, 10 ग्लोबल कंपनीज। उस 10 में से भी 9 अमेरिकन है और एक अकेली अमेरिकन नहीं है, वो नेस्ले है। Which policies are meant for specific segment of society? It can be in the area of public distribution to people below poverty line, justice for women, etc. कह रहा है कि कौन सी पॉलिसीज हैं जो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बनाई जाती है, जो सोसाइटी का सेगमेंट होता है, जैसे कि गरीबों के लिए या औरतों के लिए या कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लो उनके लिए। तो उन पॉलिसीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, यस डिस्ट्रीब्यूटिव ही हो गई। फैसिलिटेटिंग भी नहीं, वो तो बिजनेस के लिए है। इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वॉज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, मतलब 4 चीजें लिखी हुई है, शुरुआत में कौन प्राइवेट था? सेबी, IRDAI, RBI, नबार्ड। भाई आरबीआई शुरुआत में प्राइवेट था। देखो 1934 में आरबीआई एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक। 1948 में ये नेशनलाइज होता है, 48 या 49 है, 48 9 शायद, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ये नेशनलाइज होता है, इससे पहले ये प्राइवेट था, फिर नेशनलाइज होता है मतलब सरकारी बन जाता है। यहां सारे प्राइवेट शेयर्स गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। अगला, रिस्क इज अ प्रोबेबल चांस दैट इन्वेस्ट एक्चुअल रिटर्न विल बी डैश देन कैलकुलेटेड। मतलब रिस्क के अंदर क्या लगता है कि एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेटेड रिटर्न से ज्यादा होंगे या कम होंगे? एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेटेड से। रिस्क के रेफरेंस में इसका मीनिंग देना आपको भैया कि एक्चुअल रिटर्न मतलब ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, रिड्यूस्ड वाला, सॉरी क्या ज्यादा कह रहा हूं कि लगता है कि, सॉरी ध्यान समझो मेरी बात। देखो रिस्क का मतलब क्या होता है कि रिस्क कब लेते हो? रिस्क से क्या बेनिफिट होता है? रिस्क में लगता नहीं है जुआ सा हो गया, क्यों? रिस्क लेते हैं ना तो लगता है कि जितना हम कमा रहे हैं रिस्क लेकर उससे ज्यादा कमा लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल से ज्यादा होंगे, यानी एक्चुअल एक्सपेक्टेड से कम होगा। लैंग्वेज कुछ भी रख लो। तो लिखा है एक्चुअल रिटर्न विल बी लेस देन कैलकुलेटेड रिटर्न। कैलकुलेटेड मतलब डिजायर्ड, तो लेस देन आएगा। लेस देन कहां है? ये इंक्रीज्ड है, ये रिड्यूस्ड है। हाँ ये लेस देन है, इसको ओके रिपोर्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं राजा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट, गलत लाइन निकालो। 4 लाइनें लिखी हुई हैं, गलत कौन सी है बतानी है। नीचे से पढ़ने शुरू कर देते हैं। हिंदू इंक्लूड बुद्ध, जैन, सिख, पारसी फैमिलीज। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हिंदू का मतलब है वो इन सभी धर्म से है। असलियत में नहीं होगा लेकिन इसमें है, ठीक है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू फैमिली। ये लाइन गलत है, तो यही वाला ऑप्शन ठीक होगा। भैया दोस्त लोग मिलकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस नहीं खोल सकते, दिस इज नॉट अलाउड। दोस्तों को मिलना है तो पार्टनरशिप खोलो, एलएलपी खोलो। अगला, मार्क इनकरेक्ट। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मीनिंग पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जी हां, कॉन्ट्रैक्ट बना के ओनरशिप लेते हैं बिजनेस की। या फिर लायबिलिटी ऑफ पर्सन या पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट वंस शेयर कैपिटल। नहीं नहीं, ये लिमिटेड वर्ड ही गलत है, तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिप में कभी भी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। 4 पार्टनर है, अगर 3 गलत करके भाग गए तो जो बचा हुआ है उसको सबका भुगतान करना पड़ेगा, नहीं करा तो उसका सामान बिक जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा एलएलपी में नहीं होता। एलएलपी में लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। बस 20 क्वेश्चन और बच्चे में देख लो। सही लाइन कौन सी है वो बतानी है आपने। और देखो, टाटा सन इज अ होल्डिंग कंपनी। यस, टाटा सन इज अ होल्डिंग कंपनी। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस आईटी कंपनी है, बिल्कुल है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है, बिल्कुल है। अगर आपको इन 3 में से कोई 2 लाइन भी सही लग रही हो तो भी आप ऑल ऑफ द अबव करेक्ट कर सकते हो, ये टेक्निक है। ठीक है, ओके जी, आगे चलो। फाइंड आउट द करेक्ट। बीसीके में करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्या लिखा है जी, नीचे से पढ़ते हैं इस बार। लिखा है एफडीआई इज यूजुअली डन
टू रीप शॉर्ट टर्म गेन। एफडीआई इसलिए किया जाता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स का फायदा उठाया जा सके। नहीं, एफडीआई फॉरेन कंट्री वाले लोग हमारे देश में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि लंबे टाइम तक फायदा उठाए। ठीक है। इन इंडिया परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन बल्कि गलत थी, है ना, ये लाइन ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म है, हाँ, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग एफडीआई की लिमिट है, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग है, हर सेक्टर के लिए अलग। कहीं कहीं बैन भी है, एफडीआई अलाउड ही नहीं है। ओके, अगले पे चलते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। कौन से इंस्टीट्यूट के पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम का पोर्टफोलियो है, जिसमें क्या होता है? इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट या ट्राइबल डेवलपमेंट, या एक डेडिकेटेड फंड सेटअप होता है इनके पर्पस के लिए। देखो, ट्राइबल या वाटरशेड के लिए ये स्पेशली गांव वाले इलाके में काम करने के लिए फंड बनाते हैं, और ये नबार्ड ऐसे फंड बनाता है। नबार्ड के पास इसका पोर्टफोलियो होता है, तो नबार्ड ही इसका राइट आंसर है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ था। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? 1982 में स्टैब्लिश हुआ। ये एपेक्स अथॉरिटी है रूरल इंस्टीट्यूट्स की, जो रूरल एरिया के अंदर रूरल क्रेडिट अवेलेबल करा रहे हैं। वैसे पूरे इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर की एपेक्स अथॉरिटी आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। अगले बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 4P ऑफ मार्केटिंग। कौन सा कवर नहीं हो रहा? 4P होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, और चौथा बताना जरा कौन सा होता है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, 3 हो गए। चौथा प्रमोशन होता है, यहां दिया हुआ प्रोसीजर, तो ये कवर नहीं होता। ये 4P होते हैं गुड्स मार्केट के, 3P होते हैं सर्विस मार्केट के। वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और अपना स्कोर जरूर बताना, आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया आपने। अगला, अ पार्टनरशिप में नॉट बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन। पार्टनरशिप किस पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती? हर एक ट्रेड के लिए फॉर्म हो सकती है, हर एक ऑक्यूपेशन के लिए बन सकती है, प्रोफेशन के लिए बन सकती है, लेकिन सोशल एंटरप्राइज के लिए पार्टनरशिप कभी नहीं बन सकती। दिस इज नॉट अलाउड। चौथे वाला ठीक है। अगला, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट का क्या रिश्ता है? कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जी हां। रिसोर्स भी एक्सचेंज करते हैं, जी हां। पावर और इन्फ्लुएंस भी एक्सचेंज करते हैं, जी हां। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलो फिर, सब में 3 में जी हां था, तो इसमें भी हो गया। चलो जी, लूका मिस्त्री इज द सीएफओ ऑफ विच कंपनी। लूका मिस्त्री बड़ा फेमस नाम है, एप्पल कंपनी का सीएफओ, ध्यान रखना, एप्पल कंपनी का। भैया एप्पल कंपनी ओके रिपोर्ट कर दो, थर्ड वाला आंसर। एप्पल नाम कब हुआ था? 2007 में, पहला आईफोन जब लॉन्च हुआ था। इससे पहले जब ये कंपनी बनी थी तब इसका नाम एप्पल कंप्यूटर लिमिटेड था। अगले बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल द मैनेजमेंट फुली और पार्शली इज नोन एज। देखो जी, कह रहा है सरकार प्राइवेट कंपनी को ओनरशिप तो बेच देती है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन, समझ लो। अगला, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड? बच्चों को पता होना चाहिए। हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड मुंबई, ऑल ओवर इंडिया नबार्ड हेडक्वार्टर्स है वहां पे, ठीक है। ओके, अगला, व्हाट इज अ बुल मार्केट? बुल मार्केट, मार्केट ऊपर गई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। अ मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइस आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली, यही है। स्टॉक प्राइस डिक्रीज होते हैं तो वो बियर होता है। बियर दारू वाली बियर नहीं, और बियर भालू वाला बियर नहीं, मार्केट वाला बियर। जब मार्केट नीचे डाउन जा रही होती है, उस सिचुएशन को, उस फेज को बियरिश फेज बोलते हैं या फिर बियर बोलते हैं। कॉमर्स के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। आगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन से धर्म के लोग नहीं हो सकते? मुसलमान धर्म के नहीं हो सकते, उनके लिए ये लॉ अलाउड नहीं है, ठीक है। उनके लिए इस्लामिक लॉ है शायद। आगे, हाँ, द टर्म पेसल, पेसल एनालिसिस है, तो इसके अंदर क्या बोला है? पेसल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग। क्या, किस चीज के लिए है वो पेसल एनालिसिस? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पेसल एनालिसिस माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए है या मैक्रो के लिए है? बस यही 2 ऑप्शन है, माइक्रो या मैक्रो। ये सब गलत है, मैक्रो के लिए पेसल होता है, ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा स्वॉट भी पढ़ना आपको। चलो जी, इंडेन एलपीजी का सिलेंडर आता है घरों में, तो ये कौन सी कंपनी का आता है?
पीजी पावर ग्रिड का, ओएनजीसी का, एनटीपीसी का या इंडियन ऑयल का? इंडियन ऑयल का आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। अगला, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इंपोर्ट। इंपोर्ट जब विदेशों से सामान मंगाते हैं उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लगाम लगाते हैं, बैन लगाते हैं, उसको बैन को खत्म करना, आसान करना, किस चीज का एग्जांपल है? ग्लोबलाइजेशन का, इंटरनेशनलाइजेशन का एग्जांपल है जी। ओके, अगला, द आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक अंडर द। भाई ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून के अंदर आरबीआई के पास फुल पावर है कमर्शियल पावर को, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की और सुपरवाइज करने की? ठीक है, तो नॉर्मली आपके बुक के अंदर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये बात आरबीआई एक्ट में भी लिखी गई है, तो दोनों को मिला के थर्ड वाला आंसर हो जाता है, ध्यान रखना। डिस्प्यूटेड नहीं, बिल्कुल थर्ड वाला ओके करना है। अगला, मतलब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ 2 बार, एक बार तो ये वाला ऑप्शन नहीं था फर्स्ट वाला, तो यही वाला ठीक कर दिया। जब दोनों ऑप्शन है तो दोनों को ठीक कर दो, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। अगला, डैश इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, तुम फंस जाते हो पैसे लगा के, तो तुम सोचते हो जो उससे रिस्क हो रहा है उस रिस्क को कम से कम कर लो, तो जो रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसको हेज बोलते हैं। हेज, 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 हेज अकाउंट्स में पढ़ी होगी ढंग से। ठीक है, अगला, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, कौन सा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का हिस्सा नहीं है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर पाथ ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से फ्यूचर पाथ हम अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। या इट इज डन बाय द गवर्नमेंट टू नो द फर्म इज एंगेज्ड इन एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। है, गवर्नमेंट नहीं करती इसको, सारे प्राइवेट फर्म वगैरह या कोई भी हो सब करते हैं इसको, कि इन्वायरमेंट को स्टडी करते हुए चलो, स्कैन करते हुए चलो, ताकि फर्म को भी इन्वायरमेंट के फायदे मिल सके। अगला, आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट परमिटेड। ऐसा कौन सा सेक्टर है यहां पर जहां पर हमारे देश की सरकार ने एफडीआई में परमिशन अलाउ नहीं कर रखी है? ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी में कर रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रखी है, कपड़ों में, टेक्सटाइल में कर रखी है, एटम बम में नहीं कर रखी। कोई बाहर का बंदा एटम बम बनाएगा हमारे देश में? अगला, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से कितने मेंबर होने चाहिए? एक अकेला मेंबर आरबीआई से होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगला, अ पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पेड आउट ऑफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। एक फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। चलो जी, फर्म को 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, फर्म ने 25 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, कितना पैसा बचा फर्म के पास? 75 में से फर्म कुछ हिस्सा अपने ऑनर्स को, अपने शेयर होल्डर को बांटती है। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? उस हिस्से को डेफर्ड इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस नहीं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इज द राइट आंसर। सो भाई ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आपको 100 क्वेश्चन ये ढंग से कर लेने हैं, आपके बहुत काम में आएंगे। अब आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालना है, फिर मैं उसको कंसीडर करूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, आपको अगर कुछ और उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स से कुछ और मिलना चाहिए, वो चीज मुझे बता दो। आपका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट जरूर करके जाना, उसकी वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज देख लो उसको जाके, क्योंकि वहां से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मेरी तरफ से आज इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।